नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान युग में। आज हम 12th क्लास चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि शीत युद्ध क्या था। तो फ्रेंड, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दो महाशक्तियां विश्व के सामने उभर कर आई थी, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन दोनों में खुद को का वर्चस्व दिखाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा हुई, जिसे कि शीत युद्ध कहा गया। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव को इस बात की चिंता थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर हमला कर देगा, जिससे कि वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। इस चिंता के कारण उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया और 1962 में क्रुश्चेव जी ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती के कारण पहली बार अमेरिका निकटतम निशाने के सीमा में आ गया था। हथियारों की इस तैनाती की वजह से सोवियत संघ पहले के मुकाबले अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के तकरीबन 2 गुने ठिकाने या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। अमेरिका को इस बात की भनक कि क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाह रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच में परमाणु युद्ध हो। इसीलिए कि सोवियत संघ ने क्यूबा पे अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, तो अमेरिका ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर वे इस बात से अडिग थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। इस प्रकार अमेरिकी सोवियत संघ को यह चेतावनी देना चाहता था कि इस हमले को लेकर वह काफी गंभीर है। ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होने लगा कि युद्ध होना तय है। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया, किंतु युद्ध नहीं हुआ। दोनों पक्षों ने युद्ध न करने का फैसला किया और इस निर्णय से दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख ले लिया। फ्रेंड्स, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। तो इस तरह से इन दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ। इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उसका दायरा बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया और एक दायरे को बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने या तो अपना शक्ति प्रदर्शन करके उन्हें अपने हक में किया या उन्हें लालच देकर अपने हक में करने की पूरी कोशिश की। दोनों ही महाशक्तियों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव वर्चस्व का दायरा बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया और वह अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। पूरा विश्व पूर्णता पूरी तरह से दो ध्रुवों में बढ़ चुका था। पूरे विश्व के पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो वो अमेरिका के साथ मिल जाए या सोवियत संघ के साथ मिल जाए। इसलिए किसी देश के पास एक ही रास्ता था कि वह दोनों महाशक्तियों में से किसी एक गुट में सम्मिलित हो जाए, ताकि वह दूसरी महाशक्तियों तथा उसके गुटों के देशों के प्रभाव से बच सके और खुद को सुरक्षित रख सके। दो ध्रुवीय विश्व के आरंभ में सबसे पहले यह बंटवारा यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में मिल गई, इसलिए इन्हें पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। उत्तर अटलांटिक संधि नाटो, यह 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे जो कि अमेरिका के पक्ष में थे। इस संगठन ने यह घोषणा की थी कि अगर इन 12 देशों में से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो संगठन में सम्मिलित सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नाटो में मिले हुए सभी देश एक दूसरे की सहायता करेगा। इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि किया, जिस पूर्वी यूरोप गठबंधन को वार्सा संधि का नाम दिया गया। यह संधि सोवियत संघ ने किया। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। यह संधि पश्चिमी गठबंधन जो कि जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उसको जवाब देने के लिए किया गया था। इसका मुख्य काम नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। शीत युद्ध में जो भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन होते थे वह ये सोचकर किया जाता था कि महाशक्तियों की क्या आवश्यकताएं हैं और छोटे देशों के लाभ और हानि के हिसाब से होता था
कि कौन से गठबंधन बनाए जाने चाहिए और किसके साथ बनाए जाने चाहिए, और कई जगह ये गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करके भी किया गया। महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका एक उदाहरण है। यूरोप के देशों में सोवियत संघ ने अचानक से बहुत ज्यादा संख्या में अपनी संख्या भेज दी। ये संख्या भेजने का मेन मकसद ये था कि वे ये बताना चाहते थे कि अब यूरोप का पूरा पूर्वी भाग सोवियत संघ के दबदबे में रहेगा और उस पर सोवियत संघ का वर्चस्व है। जब सोवियत संघ ने यूरोप के देश में अपने सैनिक भेजकर अपना दबदबा जमा दिखाने के लिए ऐसा किया, तब अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया, जिनका नाम SEATO दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और CENTO केंद्रीय संधि संगठन नाम रखा गया। और जब अमेरिका ने ये सब संगठन बनाए अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, इन संधियों के जवाब में सोवियत संघ ने तथा साम्यवादी चीन ने इन क्षेत्रों के देशों जैसे कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध को बहुत अच्छा बनाया, जिससे कि वक्त आने पर वे उनका साथ दे। था कि महाशक्तियां खुद में छोटे छोटे देशों को अपने में मिला रही थी। तो दोनों महाशक्तियां के पास इतनी पावर थी, परमाणु शक्तियां थी, कि उन्हें किसी भी छोटे देश की जरूरत क्यों पड़ती। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने संबंध बनाए, उनमें उनका कुछ निजी हित भी था। वो निजी हित थे स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन, कि जो महाशक्तियां थी, ये देश चाहे वो अमेरिका के साथ मिले या सोवियत संघ के साथ मिले, तो वो उनसे आश्वासन लेते थे कि जो स्थानीय प्रतिद्वंदी है, जो झगड़ा है, वो उसके विरुद्ध उसका सुरक्षा करेंगे। महाशक्तियां छोटे देशों को हथियार और आर्थिक सहायता देते थे, जिससे कि छोटे देश उनके साथ मिल जाएं। छोटे देशों की अपने पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे नहीं होते थे, इसलिए वे अपना वर्चस्व दिखाने और खुद का वर्चस्व से बचाने के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ अपने निजी हितों के लिए जुड़ जाते थे, ताकि वे अपने पड़ोसियों से भी बचे रह सके और दोनों में से किसी एक महाशक्ति के साथ मिलने के बाद वे दूसरी महाशक्ति से खुद को बचा के रख सकते थे। चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि छोटे देश किन कारणों की वजह से महाशक्तियों के काम थे, बहुत काम आते थे, जिससे कि वे उनके साथ गठबंधन करते थे। तो सबसे मेन कारण है भूक्षेत्र। भूक्षेत्र दोस्तों इसीलिए क्योंकि इससे वे महाशक्तियां अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन आसानी से कर पाते थे। वे जिस छोटे देश के साथ गठबंधन बनाते थे, वे वहां की जगहों का ठिकानों पर अपने हथियारों और सेना का संचालन करते थे। सैनिक ठिकाने बनाते थे जहां से वे महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। आर्थिक सहायता। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि छोटे देश किस तरह से आर्थिक सहायता दे सकते थे। तो दोस्तों, गठबंधन में सम्मिलित बहुत से छोटे छोटे ऐसे देश थे जो सैन्य खर्च करने में सहायक हो सकते थे, इसीलिए भी वो उनके साथ गठबंधन करते थे। और महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, जैसे तेल और खनिज, इन सब चीजों के लिए भी उनके साथ गठबंधन करते थे, ताकि उन्हें इन चीजों की कमी ना हो। क्रोध, रोग और संतुलन। फ्रेंड्स, जब दोनों महाशक्तियां, जिनके पास असीमित क्षमता थी, परमाणु हथियार के वो मालिक थे, वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध का मतलब है दोस्तों कि युद्ध होना जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएं, खून बहाए जाए, वो रक्त रंजित युद्ध कहलाते हैं, होने की संभावना होती है। उकसाने के बावजूद भी कोई पक्ष युद्ध के जोखिम को उठाना नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध से राजनीति लाभ चाहे किसी को भी हो, परंतु इससे होने वाले विध्वंस को किसी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार महाशक्तियों के बीच घोर प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में नहीं बदल पाया। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अवरोध की स्थिति के कारण युद्ध तो नहीं हुआ, परंतु यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को रोकने में नाकामयाब रही। इसे ही अवरोध, रोक और संतुलन कहा गया। दोस्तों, हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ा था,
जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी, पर दोनों देश युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये एक सीमा तक ही बढ़ा और उसके आगे ये युद्ध संवाद करने के बाद खत्म हो गया। शीत युद्ध के दायरे से मतलब ऐसे इलाकों से है, ऐसे क्षेत्रों से है जहां विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट के मौके आते हैं। युद्ध या इनके होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बात एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती। मतलब कि रक्त रंजित युद्ध तो होते हैं, पर पूरा विश्व परमाणु युद्ध से बचा रह जाता है। जैसे कोरिया, बर्लिन, वियतनाम, अफगानिस्तान, कांगो आदि देश, जहां युद्ध तो हुए लेकिन पूरा विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। कई बार ऐसे भी मौके आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया, जिससे कि दोनों ही खेमों के बीच में गलतफहमियां बढ़ी। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई, जिससे दोनों खेमों में संदेह की स्थिति पैदा हुई, जिससे कि दोनों ही देशों के बीच में, दोनों ही महाशक्तियों के बीच में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। हथियारों की होड़ इसलिए शुरू हुई दोस्तों, ताकि वे दोनों खेमे खुद को अधिक शक्तिशाली दिखाएं। यदि युद्ध हो जाए तो दोनों खेमों में अस्त्रों की कमी ना हो। ये जो बड़े खेमे थे, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये इनमें सम्मिलित छोटे छोटे देश थे, वो उनको भी नए नए प्रकार के हथियारों को देते थे। वो भी अपनी सुरक्षा के लिए नए नए विध्वंसकारी हथियार बनाने और उनका जखीरा करने में लगे हुए थे, ताकि वे अपने पड़ोसियों पर और प्रतिद्वंद्वियों पर अपना वर्चस्व दिखा सके। फिर बाद में इन पर नियंत्रण पे काम किया गया, हथियारों के नियंत्रण पर, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां ये बात जानती थी कि युद्ध हुआ तो पूरा विश्व, मानव जाति सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु शक्तियों से संपन्न देश था। यदि हथियारों की वजह से दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा? यदि भूल से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के मकसद से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा? ऐसी दुर्घटनाएं अगर होती है तो इस दुर्घटना से शिकार हुए देशों के नेताओं को इस बात का पता ही नहीं चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र है या फिर किसी और ने ही ये षड्यंत्र रचा है, या मिसाइलें दूसरी तरफ से नहीं दागी गई हैं, बल्कि यह एक महज दुर्घटना है। इस वजह से समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने कुछ एक परमाणु तथा अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का निश्चय किया और अस्त्र नियंत्रण की मदद से हथियारों की होड़ पर लगाम लगाया क्योंकि हथियारों की होड़ पर लगाम लगाया, क्योंकि अस्त्र नियंत्रण से ही उनमें संतुलन लाया जा सकता था। अस्त्र नियंत्रण के लिए सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के अंदर ही दोनों देशों ने 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसमें परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध के लिए ये संधि की गई थी। दूसरा, परमाणु अप्रसार संधि, जिसमें परमाणुओं और ज्यादा परमाणु परीक्षण या बनाने पर रोक लगाया गया। और तीसरा, परमाणु प्राक्षेपात्र पर सीमित संधि की एक सीमित तक ही परमाणु हथियार बनाए जाएंगे, उसके आगे कोई भी देश नहीं बना सकता। अस्त्र पट्टी सीमित के लिए वार्ताओं के अनेक दौर किए तथा हथियारों पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक संधियां की गई, जिससे कि हथियारों पर नियंत्रण किया जा सके।